देश की राजधानी में कभी बारिश हो रही है तो कभी कोहरे ने लोगों को परेशान किया हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड इस कदर पड़ रही है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने जो ताज़ा भविष्यवाणी जारी की है उसके अनुसार आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि ये दिल्ली का इलाका है। यहाँ पर दिल्ली के आसपास जो है वो अगले 2 दिन तक कोहरे रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में घना कोहरा रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से है। और अगर हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की बात करें, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ये वो सारे इलाके हैं जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण तकरीबन 14 तारीख की देर शाम से जो है वो बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और जिसके कारण यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो राजधानी दिल्ली तक बहकर आएंगी और इस वजह से राजधानी दिल्ली में भी आप कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद से मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है कि जो मौसम है वो और ज़्यादा सर्द भरा हो सकता है। हालांकि अगर हम कोहरे की बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में सुबह तकरीबन 8:30 बजे तक पालम के इलाके में जो विजिबिलिटी थी वो बेहद ही कम थी, तकरीबन 50 मीटर के आसपास रह गई थी। हालांकि जैसे दिन आगे बढ़ा और राजधानी दिल्ली में जो है वो कोहरा छटा, उसके बाद जो है आसमान पूरी तरीके से साफ दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरीके का तापमान जो है वो तकरीबन 15 तारीख तक ऐसी जारी रहेगा। और फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 14 तारीख को सक्रिय हो रहा है उसकी वजह से जो उत्तर भारत के कई इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश होगी। निचले मैदानी जो इलाके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो बारिश होगी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी फिलहाल अभी आने वाले 1 हफ्ते में उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी कि आने वाली 16 तारीख को ये तमाम नॉमिनेशन उससे पहले कराए जाने हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता आज के दिन अपना नॉमिनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अपना नॉमिनेशन कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कर रही हैं। उसके बावजूद तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक भी अपने नॉमिनेशन की तैयारियों में जुटे हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक आज के दिन अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी लगभग जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है और अब उनकी तरफ से भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई है। आखिरकार सरकार प्रशासन जो लगातार इस पूरी व्यवस्था को मेंटेन करने की कोशिश करता है और अब ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। जब प्रत्याशी कम समय होगा वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित होगी, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के सामने सुनिश्चित होती है। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन, सरकार लगातार, चाहे केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय हो, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। आज चुनाव आयोग से जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो मुलाकात करेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अपनी आपत्ति जताते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं, वोट काटने का मुद्दा है, प्रवेश अभिषेक की तरफ से पैसे बांटने का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। सहयोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब नामांकन शुरू हो चुके हैं। आज कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नामांकन इस तरह से किए जाएंगे जो हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार होंगे। आपको बता दें कि छतरपुर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह तंवर नामांकन कराने पहुंचे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि नामांकन
14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किए जाएंगे। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पूरे चुनाव के अंदर अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर एक बार फिर बीजेपी बड़ा हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। मैसेज दिया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी नामांकन भी हिंदू और सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही करेगी। हालांकि जब आज इस पर बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी से सवाल किया गया कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने नामांकन कराया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू रीति रिवाज और सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं पता कि हिंदू रीति रिवाज और शुभ मुहूर्त क्या होते हैं, और इसी अज्ञानतावश वो लगातार इस तरह के काम करती हैं। हिंदू रीति रिवाज और सनातन से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू विरोधी रही हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नामांकन कराएंगे। 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त होंगे और उन्हीं मुहूर्तों में पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं नामांकन कराएंगे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं की गई है जिससे लगे कि पूरा चुनाव में कहीं पोलराइजेशन होने की कोशिश हो रही है। जबकि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के वोट को लेकर के लगातार राजनीतिक गहमा गहमी जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद बीजेपी झुग्गियां तोड़वाने का काम शुरू कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। प्रयागराज में कुंभ को लेकर सुरक्षा संबंधी जो भी मानक हैं वो लगभग स्थापित कर दिए गए हैं, और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से प्रयागराज के आसपास के जो भी जनपद हैं उन जनपदों में सुरक्षा का कई लेयर में खाका तैयार किया गया है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनके आने से लेकर यातायात को भी सुदृढ़ किया गया है ताकि किसी भी तीर्थयात्री को असुविधा ना हो। लगातार प्रयागराज कुंभ की मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार कर रहे हैं। जिस तरह से आज उन्होंने पुलिस मुख्यालय में मॉनिटरिंग सेल में कुंभ को लेकर पूरी जो मॉनिटरिंग है वो खुद वो करते नजर आए, और साथ ही साथ कुंभ को लेकर जो सुरक्षा की बात कही गई है, यानी 7 ऐसे घेरे बनाए गए हैं कुंभ को लेकर सुरक्षा संबंधी, ताकि कोई भी गतिविधि होने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को भनक लग जाए। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरह से कुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोगों के आवागमन की बात कही गई है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है सुदृढ़ यातायात, साथ ही साथ कुंभ को सुरक्षित इस आयोजन को सफल बनाना। तो कहीं न कहीं जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हैं या राज्य की हैं, लगातार समन्वय स्थापित कर कुंभ को सुरक्षित बनाया जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से 40 करोड़ लोगों के आवागमन है, तो सुरक्षा भी पुलिस के लिए एक चुनौती है। हर चुनौती से निपटने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का बल है वो पूरी तरह से तत्पर है, और यही वजह है कि आप देखिए कि प्रयागराज के कुंभ में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरा सुरक्षा का मानक तय कर दी हैं। कैमरामैन किसान के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। हाल में 1090 चौराहे चटोरी गली पे मनोज सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता कहलाता था, संगठन में बताता था, और ये बताता वाई श्रेणी की सुरक्षा लेकर तमाम चीज़ों का रौब झाड़ता हुआ वो नज़र आया। थाने में एक पत्रकार के साथ उसके बेटे की लड़ाई हो गई, क्योंकि उसका एक फूड स्टॉल लगता था। लेन देन के लेके लड़ाई हुई और थाने तक बात गई। जब थाने तक बात गई तो पत्रकारों ने उसको घेरा और उससे तमाम सवालात किए, तो उसका नया चेहरा सामने आया कि वो बहुत बड़ा ठग है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ठेका दिलाने के नाम पर कई करोड़ों रुपए उसने अर्जित कर लिए। जब से ये प्रकरण सामने आया, भारतीय जनता पार्टी में एक चिंता का विषय हो गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने एक आदेश जारी किया है, जो आदेश इंटरनली है, संगठन के लोग जानते हैं और कुछ उच्च पद पे आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता जानते हैं कि ऐसी सूची बन रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों या पार्टी के संगठन में सम्मिलित होकर किसी और पार्टी में थे, वर्तमान में बीजेपी में आ गए हैं और ठग की तमाम चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को आगे रखकर अपना रौब झाड़ते हैं और ठग करते हैं। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और ठेका दिलाने के नाम पर सरकारी ठेके को लेकर बहुत सी ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड नेताओं के सामने आ रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंता में है। और चिंता का विषय है, ऐसे नेताओं की सूची बन रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर या सुरक्षा लेकर, सरकारी गनर लेकर
मार्केट में, समाज में अपना रौब झाड़ते हैं, उसके बाद अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सरकार प्रणाली में जो भी काम होगा हम करा देंगे। लोग उनके मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और ऐसे ही लोगों की सूची बन रही है जो इस तरह की तस्वीर दिखाकर ठग का काम कर रहे हैं। बहुत से ठग के नेता ठग विद्या करते हुए लखनऊ में नज़र आए, गाज़ियाबाद में, नोएडा में, बहराइच में, फैज़ाबाद में। ऐसे लोगों की सूची बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करने जा रही है जो पार्टी के नाम पे ठगी करते हुए नज़र आते हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। महाकुंभ 2025 दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और ऐसे में जब पहला स्नान, शाही स्नान आज से प्रारंभ हो गया है, इसको देखते हुए प्रयागराज तक पहुंचने के लिए किस तरीके से यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाया जा सके, इसको देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 122 बसों का फ्री संचालन किया है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आसपास के ज़िलों से सीधे फाफा मऊ के लिए और सीधे प्रयागराज के लिए जाएंगी, वहीं दूसरी ओर रेलवे ने भी आज कई अलग ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो सिर्फ प्रयागराज के लिए हैं। ये ट्रेनें प्रयागराज 2025-26 फरवरी तक मान्य होंगी। उसके बाद इन्हीं सभी ट्रेनों को अपने अपने गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से, रेल मंत्री की ओर से प्रयागराज के लिए 3 विशिष्ट ट्रेनें चलाई गई हैं जो कि लखनऊ से, अयोध्या से और गोरखपुर से हैं। ये तीनों जंक्शन से चलने वाली ट्रेनें सीधे प्रयागराज और फाफा मऊ जंक्शन के लिए जाएंगी, जिसमें यात्रियों की सुगम व्यवस्था और साथ ही साथ 18 से अधिक कोचों के साथ ये ट्रेन उन यात्रियों को लेके जाएंगी जिसमें 3rd AC, 2nd AC के साथ साथ जनरल डिब्बे भी होंगे। साफ तौर पे प्रयागराज को किस तरीके से भव्य और अधिक से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकें, इसको देखते हुए तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिसके लिए आराम से, सुविधाजनक तरीके से प्रयागराज के इस महाकुंभ में लोग जाकर के इस आस्था के महापर्व को मना सकें। इसको देखते हुए फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं जो सीधे प्रयागराज के लिए जाएंगी, फाफा मऊ जंक्शन के लिए जाएंगी जो कि राजधानी लखनऊ से, अयोध्या से और गोरखपुर जंक्शन से सीधे प्रयागराज के लिए और फाफा मऊ के लिए होंगी, जिससे यात्रियों की जो ये आने जाने की परिवहन की व्यवस्था होगी वो बेहद सुगम और सुव्यवस्थित हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज की खबर की बात करेंगे तो राजधानी की जो उत्तराखंड पुलिस है वो कहीं ना कहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि कई अपराधी ऐसे हैं कि जिनको सलाखों के पीछे उत्तराखंड पुलिस पहुंचा चुकी है। और वहीं आज एक बड़ी कामयाबी उत्तराखंड पुलिस को मिली है कि जहां उन्होंने आज एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार उत्तराखंड पुलिस दबिश दे रही है। आपको बताते चले कि हाल ही में एक परिवार के 2 बच्चों को किसी ने गायब कर दिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने हरकत में आने के बाद काफ़ी CCTV कैमरे खंगालने के बाद कहीं ना कहीं इन बच्चा चोरों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार हुए जो अपराधी हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वो ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं और 2 लाख रुपए में उन्होंने बच्चे को कहीं बाहर यानी कि राज्य से बाहर बेच दिया था और जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई उन पर कर रही है। लेकिन वहीं देखिएगा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के लाख पहरा देने के बावजूद भी, CCTV कैमरे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं और आगे से इस तरह की हरकतें ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा है। और लगातार देखिएगा कि पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए काम करता है और लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़कर कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे ही पहुंच दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपना काम करने से कतराते नहीं हैं। और ऐसे अपराधियों को SSP अजय सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो बच्चा चोर हो या फिर नशा तस्कर हो या किसी तरह के भी अपराधी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको इसी तरीके से पकड़कर कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल।
फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में आज सोमवार के दिन ग्रीस कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह पहुंचे। इस दौरान बैठक में जो है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर राव नरवीर सिंह भड़क गए और उन्होंने कहा कि मंत्री से क्या बड़े हो गए हैं पुलिस इंस्पेक्टर, जो आज उनकी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इस बैठक में अन्य विधायक और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर संजय गुप्ता की मौजूदगी ना होने की वजह से मंत्री नाराज हो गए और अधिकारी को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले पुलिस से जुड़े होने के बावजूद भी अगर पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी नहीं है तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्नचिन्ह उठते हैं। तो वहीं उन्होंने अब ये बात नोट कराते हुए कहा कि अगली बैठक में पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी होनी अनिवार्य होती है। फरीदाबाद में आज ग्रीस कमेटी की बैठक में शामिल होने राव नरवीर सिंह पहुंचे थे। इस दौरान 18 ऐसे मामले सामने आए थे जो घर परिवार, जमीन और साथ ही पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए मामले थे। ऐसे में 18 मामलों को तुरंत निपटाते हुए बाकी पेंडिंग छोड़ दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि हर महीने की एक समय सीमा पर एक बैठक होती है, जिसमें ग्रीस कमेटी की बैठक ली जाती है, जिसमें एक मंत्री और जो है जिले के तमाम अधिकारी उस बैठक में शामिल होते हैं। साथ ही उस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विधायक भी उस बैठक में शामिल होते हैं। लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और वहीं पर निपटारा करने का काम किया जाता है। तो इसी को लेकर आज फरीदाबाद जो है राव नरवीर सिंह पहुंचे थे, लेकिन बैठक में जो है कमिश्नर की मौजूदगी के बाद नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं 18 मामलों में से 12 मामलों को मौके पर ही निपटाने का काम किया है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। महाराष्ट्र के मंत्रियों को अमित शाह की बड़ी नसीहत, काम करते समय छवि अच्छी रखे। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की रणनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपनी कड़ी और स्पष्ट सोच जाहिर की है। शिरडी दौरे पर अमित शाह ने बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को अपनी छवि अच्छी बनाए रखनी चाहिए और ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिससे सरकार की छवि खराब हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरडी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित मंत्रियों और कोर कमेटी के साथ 2 बड़ी बैठक की। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अमित शाह ने मंत्रियों को जनता के साथ अधिकतम संपर्क बनाए रखने और सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी है। शिरडी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हिस्सा लिया और महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने भी अपने भाषण में विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया और अपनी पार्टी के मंत्रियों को चेतावनी दी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाए। सूत्रों के मुताबिक शिरडी के होटल सन एंड सैंड में हुई इन बैठकों में अमित शाह ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इनमें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आगामी नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। अमित शाह के इस दौरे से बीजेपी के मंत्रियों को साफ संदेश मिला है कि उन्हें न केवल अपनी छवि साफ रखनी होगी बल्कि जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। इसके साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की मजबूती और बेहतर रणनीति पर भी जोर दिया गया है। अब देखना है कि अमित शाह की ये नसीहत और तैयार की गई रणनीति आगामी चुनाव में कितना असर डालती है। क्या बीजेपी इन चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएंगी? अमित शाह की इस सख्त चेतावनी से क्या बीजेपी के मंत्रियों में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या रणनीति चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी? बने रहिए हमारे साथ, सिटी रिपोर्टर देखते रहिए और खास तौर से ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। जेग 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, मुंबई। एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत ये बताने में नहीं चूक रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब राउत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, राउत ने कहा है मैं इसको नहीं मानता हूँ। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव अच्छा किया है और बीजेपी को बहुमत में आने से रोका है, पर लोकसभा चुनाव के बाद ही इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई। इंडिया गठबंधन के बड़े भाई के तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि आपस में बातचीत जारी रखे। इंडिया गठबंधन को बचाना है तो बातचीत होती रहनी चाहिए। जब देश में इंडिया गठबंधन और राज्य में महाविकास आघाड़ी ये दोनों गठबंधन बने
और दोनों ने काम करना शुरू किया तो गठबंधन के हर घटक दल और आम जनता में उत्साह पैदा हो गया था। भारतीयों के मन में आत्मविश्वास का संचार हो गया था कि देश पर थोपे गए मनमाने शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक ताकत का निर्माण हुआ है। लेकिन क्या अब ये दोनों मोर्चे निष्क्रिय होते नजर आ रहे हैं? राउत ने यह कहा कि देश के लिए ये अच्छा नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे बीजेपी के साथ करीबी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, वही संजय राउत इंडिया गठबंधन का वही महाविकास आघाड़ी की कहीं पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं तो कई कमियां गिना रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में महानगर निगम, नगर निगम और जिला परिषद जैसे निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उद्धव शिवसेना अपने दम पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जो उद्धव शिवसेना के नेताओं ने कई बयानों में साबित कर दिया है। ऐसे में उद्धव शिवसेना का किस करवट उठ बैठेगा, इस पर लोगों की नज़रें टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ में हकीम देशमुख, जगह 24/7 न्यूज़, मुंबई। छत्तीसगढ़ में बड़ा सीजीपीएससी घोटाले में बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी के द्वारा लगातार यह कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पूर्व सीजीपीएससी के अध्यक्ष टामन सोनवानी, जो अभी भी जेल के अंदर हैं, उनके भतीजे और सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में आज पेश किया गया है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के समय सीजीपीएससी का एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें जो है केंद्र के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद सीजीपीएससी घोटाले की बड़ी जांच की जाएगी, जिसको लेकर के जो है अब लगातार ईडी के द्वारा यह जांच की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह एक बड़ी खबर है, जिसको लेकर के जो है कार्यवाही अभी भी जारी है। हालांकि इसमें डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर इनकी जो है चयन हुआ था, लेकिन ईडी के द्वारा अब जो जांच कमेटी बैठाई गई है, जांच हो रही है, जिसमें अब यह कड़ी से कड़ी जो है खुलासे हो रहे हैं और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया है। निश्चित ही जो है सरकार के द्वारा इस पर लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कार्यवाही देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी जो है ईडी के द्वारा ये सीजीपीएससी घोटाले से जुड़े जो है और अन्य लोगों पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है, गाज गिर सकती है, जिससे जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह एक बड़ी खबर है। जो सीजीपीएससी जैसे बड़े घोटाले करके और छत्तीसगढ़ के जो होनहार युवा हैं, नौकरी की तलाश कर रहे थे, ऐसे लोगों को नौकरी तो नहीं मिल पाया, लेकिन घोटाले किया गया, जिसके वजह से जो अपने करीबी लोग हैं सीजीपीएससी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी, इनके जो भतीजे हैं और इनके करीबी लोगों को भ्रष्टाचार करके गलत तरीके से सीजीपीएससी के टॉपर बना करके नौकरी दिलाया गया है। तो निश्चित ही इस पर जो है लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार सख्त है और लगातार ईडी के द्वारा कार्यवाही की जा रही है और भी बड़े खुलासे होंगे, जिसमें और कई नामचीन और बड़े लोगों का इसमें नाम आ सकते हैं। देखना होगा कि आगे किस तरह जो है सरकार और ईडी की यह कार्यवाही जारी रहेगा। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ विपत सारथी, JK 24/7 न्यूज़, रायपुर।